कश्मीर में। उन्होंने 2014 से पहले भी 2013 दिसंबर में जब चुनाव प्रचार हुआ था तब उन्होंने यहाँ पर ललकार रैली मौलाना आज़ाद स्टेडियम से की थी और उस मौलाना आज़ाद स्टेडियम से ही ललकार भरी थी और 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ जीते और 2019 में भी प्रचंड बहुमत के साथ जीते। लेकिन आपको साथ साथ मैं ये भी बताते चलूँ कि उस दिन हो सकता है कौन से बड़े नेता भाजपा का दामन थामेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बताते चले कि इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है और इस झटके से कैसे उभरेगी हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं। हालांकि पहले हमने आपको बताया कि आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में भी सत्तारत है और पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, उन्होंने भी मना किया और वेस्ट पाकिस्तान और क्षमा कीजिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने भी आईना दिखाया है। तो पहले हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से 2024 चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। लगातार इंडिया गठबंधन से नेता खुद को किनारे कर रहे हैं। कई दिग्गज नेताओं ने छोड़ा है इस गठबंधन को। कई राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ेंगी पार्टियां। जम्मू कश्मीर में भी अकेले दम पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इशारा कर दिया, संकेत दे दिया है और साथ ही साथ उसके बाद उमर अब्दुल्ला सफाई देते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आइए दिखाते हैं कि क्या कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, क्या उनकी स्टेटमेंट है और किस तरीके से वो अपने वालिद के स्टेटमेंट को स्पेसिफाई कर रहे हैं। यानी ऊहापोह की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में बने हुए हैं दोनों के दोनों, यानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। आइए देखिए क्या कहना है। ये सरासर गलत है, ये झूठ है, बेबुनियाद है। इसके मतलब मैं जानता हूं ये क्यों किया जा रहा है। यहाँ पे कुछ लोगों की आदत है जब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत देखते हैं तो हमें कमज़ोर करने की कोशिश जो है उसकी साजिशें रचाई जाती हैं, बातों को जो है तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा सबसे पहले ये कि एनडीए के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है, ना आगे जाके हम एनडीए के दरवाजे को खटखटाने के लिए तैयार हैं। ना एनडीए के लिए दरवाजा खुला है, ना खिड़की खुली है, ना कोई जरा सी भी हमारे तरफ से कोई गुंजाइश है। जहां तक ये तासुर दिया जा रहा है कि हम एनडीए को छोड़ रहे हैं या इंडिया को छोड़ रहे हैं या हम इंडिया को आज कमजोर कर रहे हैं, मैं दोबारा अपनी बात जो कई महीनों से हम करते आए हैं, इंडिया अलायंस के पास पहले से ही 3 सीटें हैं, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला। 3 सीटें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की वो बीजेपी के पास हैं। हमारा मकसद आज बीजेपी को रोकना है और इस मकसद के लिए कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग की जो प्रक्रिया है वो अभी शुरू हुई नहीं है। फॉर्मली, इनफॉर्मली कुछ बातें हुई हैं। चलो दर्शकों, आपको बताते चलते हैं कि 2019 के चुनावों में जम्मू कश्मीर लद्दाख एक स्टेट थी और उस स्टेट में कुल 6 सीटें थी, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी। जैसे हम सब जानते हैं लद्दाख की मिलाकर के और जम्मू प्रोविंस की 2 सीटें और 40.7% वोट मिला था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 3 सीटें जीती थी, उनको 7.9 वोट मिले थे। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 0, आर्यभट्ट का 0 मिला था 2.4% और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है 28% वोट मिले जरूर थे, लेकिन उनको भी आर्यभट्ट का 0 ही मिला था। चर्चा करते हैं आज जो पैनलिस्ट है उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। राजेंद्र शर्मा फॉर्मर मेयर है, भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। राजेंद्र जी आपका स्वागत है। अंकुश अब्रोल नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। अंकुश जी आपका भी नमस्कार, स्वागत है। नम्रता शर्मा लड़ाई झगड़े में विश्वास रखती हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता है, कांग्रेस की महासचिव, आपका भी स्वागत है। और संजय मनहास प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से प्रवक्ता है, मनहास साहब आपका भी स्वागत है। कहते हैं ताश की पत्तों की तरह आहिस्ता आहिस्ता ये इंडिया अलायंस बिखर रहा है और आपके मल्लिकार्जुन खड़गे जी ढूंढ रहे हैं ऐसे लोग जो कुत्ते की तरह आपके वहां पर खड़े रहे। यानी जो कार्यकर्ता होते हैं, पोलिंग एजेंट होते हैं, वो ऐसे ढूंढ रहे हैं कि जो कुत्ते की तरह भौंके। जब अलायंस ही नहीं रहेगा, किस बूते पे आप चुनाव लड़ेंगे? सबसे पहले तो विनोद जी, मुझे आपत्ति है कि आपने कहा कि हम पोलिंग एजेंट ढूंढ रहे हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ, जिस तरह से राहुल गांधी जी की अन्याय के विरुद्ध जो यात्रा चल रही है, जिस तरह से उनको भारी समर्थन मिल रहा है,
मुझे लगता है कि हर इंसान ने मन बना लिया है कि वो आज पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार है और उनकी कुनीतियों को जिस तरह से एक डॉग वॉच करने के लिए वो तैयार है कि कुनीतियों को कैसे उजागर करे भाजपा की और हर घर तक पहुंचाए। दूसरी बात जो मुझे लगा कि जैसे आज कटिंग पेस्टिंग एडिटिंग का ज़माना आ गया, मैं अभी देख के बड़ा दुखद लगा कि खाली आपने उमर अब्दुल्ला साहब को दिखाया, जबकि फ्रेम में फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला बोथ वर सिटिंग एंड एड्रेसिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विच उमर अब्दुल्ला कोटेड दैट ऑल डोर्स विंडोज एंड स्ट्रीट्स आर क्लोज्ड फॉर एनडीए। देखिए जो फारूक अब्दुल्ला साहब, ये मैंने कहा भी ना कि उमर ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बट ऑन द सीन ओनली उमर अब्दुल्ला वाज सीन। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू स्टेट that categorically he used the word categorically, we cannot be a part of NDA as NDA has tried all its best of जिस तरह से भी वो इस्तेमाल कर सकती थी उसने एनसी को खत्म करने के लिए पूरा कोशिश की, और चाहे वो ईडी के माध्यम से हो, एनआईए के माध्यम से हो, और जिस तरह से पैरेट एजेंसीज का इस्तेमाल किया। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने कहा कि घटक दल हमसे निकलते जा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जो यूपीए है उसमें जितने भी घटक दल पिछली बारी थे वो सब आज भी वहीं खड़े हैं, और फारूक अब्दुल्ला साहब इसके फाउंडर मेंबर हैं एनडीए अलायंस, इंडिया अलायंस के, कहीं नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, ममता बनर्जी वाज नॉट पार्ट ऑफ यूपीए, आपको पता है, और नीतीश कुमार जो पलटीबाज हैं, जिनके लिए तो अभी कुछ दिन पहले कहा था मोदी जी ने कि कुछ तो शर्म कीजिए नीतीश कुमार जी, जब उन्होंने रिप्रोडक्टिव मेडिकल साइंस के बारे में इतने गलत शब्दों का प्रयोग पटल पे किया था। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे यहाँ रहते हुए जिस तरह से ईडी का दबाव बना के लोगों को अपनी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है, अवार्ड सेरेमनी को इस तरह से बनाया जा रहा है कि घटक दलों को अपने पास लाया जाए, तो इस तरह से जिस तरह से सारी चीजों को स्क्रूटनाइज और जिस तरह से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है इन एजेंसीज को, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश आज इन परिस्थितियों पे आके खड़ा हो गया है। राजेंद्र जी, आपका स्लोगन था 2014 में, मैं बहुत बड़ी रैली, इत्तेफाक से मुझे मौका मिला जगह जगह रैलीज कवर करने का, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ना? पहुंच रही है। और आप कह रहे थे कि भारत को कांग्रेस मुक्त बनाना है, अब आपका स्लोगन बदल रहा है। मुझे लगता है कि विपक्ष मुक्त भारत आप चाहते हैं, सब सीटों पर आप ही और आपके अलायंस ही रहें और मनमर्जी से आप फैसला लें। और दूसरा, जो कोई बचा कुचा एमपी हो भी, आप उसको, आपने अभी तो 150 से ज्यादा लोगों को आपने निष्कासित कर दिया, ये क्या डेमोक्रेसी का हिस्सा है? देखिए, आज आप बात कर रहे हो इंडिया अलायंस पे, ये इंडिया अलायंस नहीं है, इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस है भाई साहब, मैं आपको ये वो करता हूँ, इंडिया अलायंस नहीं है, ये इंडिया अलायंस है। यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया अलायंस। देखो, आपको इंडिया पहली अलायंस बात यह है कि उन्होंने मेरे से, नहीं बोलो, इंडिया नहीं बोलो, मेरे से प्रश्न किया है तो मुझे जवाब बोलो, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। मुझे अभी करेक्ट नहीं करना ना, जब आपकी टर्न आएगी तब करना। मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ। इनको ये मालूम नहीं है कि जो ए है दैट इज फॉर अलायंस। जब हम इंडिया अलायंस बोलते हैं तो उसमें डबल ए आ जाता है, तो ये कौन सा अलायंस है जिसको 2 बार अलायंस करना पड़ रहा है जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, इन्होंने इसको पूरा एब्रीविएट करके देखा नहीं अभी तक। दूसरा ये है कि अब जो राजनीति चल रही है वो काम की राजनीति है, और काम की राजनीति के हिसाब से कांग्रेस पीछे छूट गई है। आप देखिए कितने बड़े बड़े काम हुए अभी, जैसे महिला का रिजर्वेशन हो, ओबीसी का रिजर्वेशन हो, अभी 2029 में महिलाओं का तो छोड़ दीजिए आप, लेकिन एक विजन तो बता दिया जी। जीडीपी आपका कहां चला गया, G20 हुआ, ये इतने बड़े बड़े राष्ट्रीय स्तर पर काम हुए, सबको अब मालूम चल गया कि अब आप काम लोग ये चाहते हैं कि हमें काम चाहिए, हमें स्लोगन नहीं चाहिए जी। तो राहुल गांधी जी जब जाते हैं इंग्लैंड तो कहते हैं अब ये मैच्योर हो गए जी, फिर उसके बाद यात्रा करते हैं, कहते हैं ये मैच्योर हो गए। अगर 55 साल में आदमी मैच्योर होता है तो काम कब करेगा? तो मैं तो धन्यवाद करता हूं सोनिया गांधी जी का, जिन्होंने इतना समय दिया 55 साल तक मैच्योर होने का। तो जनता ये जान रही है, इसी प्रकार से नेता भी जान रहे हैं कि हमें भविष्य कहां है, भारत कहां खड़ा है, चाहे संस्कृति हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हो, हर जगह मोदी जी ने ऐसा काम करके बताया है, वहां एक रोल मॉडल और गोल सेट हो गया है। अब जिनको वो समझ में आ रहा है, इसी प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही वो पूर्व एमएलसी उसने ज्वाइन कर दिया और पूर्व मंत्री ने भी ज्वाइन कर दिया। क्या उनको ये दिख रहा है कि हमारा भविष्य है कहां?
तो जहां भविष्य होगा नम्रता जी वहीं पे लोग जाएंगे, नम्रता चाहे जी वो ने मंत्री बताया है कि हो आप चाहे ईडी से समाज डरा हो, करके, ईडी से डरा करके शामिल करवाते हैं। उनके खिलाफ तो कोई ईडी नहीं थी। और दूसरा क्या है, कांग्रेस ने हमेशा, आपने देखा है दिग्विजय सिंह जी की स्टेटमेंट, उन्होंने सनातन और हिंदू धर्म को हमेशा कोसा है। उन्होंने कहा हिंदू मीन्स वायलेंस, जो लोगों ने इसको ना पसंद किया था। और मोदी जी ने सांस्कृतिक और सनातन की रक्षा के लिए भी काम किया और उन्होंने मंदिर का वहां निर्माण करवाया। तो इस प्रकार सब जान चुके हैं भारत क्या चाहता है, भारत क्या है। नाम रखने से कोई बन नहीं जाता। मैं कहता हूं कि मैं कल नाम रख लेता हूं महात्मा गांधी, मैं महात्मा गांधी नहीं बन जाऊंगा जब तक वैसी मेरी डीड्स नहीं होंगी। इसी प्रकार से इंडिया अलायंस करने से हम इंडिया नहीं बन जाएंगे, वैसे काम करने पड़ेंगे हमें। आप गलत बोल, और इंडिया अलायंस बोलो। एब्रीवेशन अगर आप देखें उसकी, जो मैं कह रहा हूं वही है। पता है, आप बोल पूरा, मेरे को भी बता दो क्या है पूरी। जी चलिए, हम इंडिया और इंडिया अलायंस के झमेले में ना पड़ते हुए मैं मनाज साहब से जानना चाहूँगा। मनाज साहब, क्या कांग्रेस जैसे ही अलायंस का अनाउंसमेंट हुई थी उसके बाद रिएक्शन किया है और उसके बाद 5 स्टेट्स में इलेक्शन होती है, कांग्रेस मनमानी करती है, आपने अलायंस के घटक दलों से पूछती नहीं है, वहीं से नाराजगी शुरू हो गई थी, क्या ये आगे चल पाएंगे? देखिए विनोद जी, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस संवेदनशील विषय के ऊपर बोलने का यहाँ पे मौका दिया। अब मैं भाई साहब से ना इंडिया अलायंस पे भी नहीं जाऊंगा, मैं इंडियन अलायंस ही बोलूँगा, जो इंडियन अलायंस जो है वो बनाया हुआ था। यहाँ भारत के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी बहुत सारे अलायंस जो हैं वो बने, और इस अलायंस, ये अलायंस कहाँ तक चलेगा इसका तो इस समय बोलना जो है वो बड़ा नामुमकिन है। लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन हम लोगों को नज़र आ रही है इस वक्त, जिस अलायंस के नीचे, जिस पेड़ के नीचे ये अलायंस बन रहा है, वो अपने लोगों को संभाल नहीं पा रहे हैं, वो खुद की पॉलिटिकल पार्टी को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो ये इंडियन अलायंस को कहाँ से जो है वो संभाल पाएंगे। और फिर हम लोग बात करें कि यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब का कोई स्टेटमेंट आता है, फिर उसको उमर अब्दुल्ला साहब जो है वो कोई कोट करते हैं। ये राजनीति जो है ये पहले भी चलती आ रही है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटेगा तो जम्मू कश्मीर के अंदर तिरंगा उठाने वाला जो है वो कोई नहीं रहेगा। अगर ये हो जाएगा तो हम ये जो है कर देंगे, अब हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, अब हम वहाँ पे जाएंगे। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये वहाँ यहाँ की बातें जो है वो कर रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बचाने की बात रही। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के हितों में कौन बात करेगा, जम्मू कश्मीर के बेरोजगारों के लिए जो है वो कौन बात करेगा, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिलाने की जो है वो कहाँ से बात होगी, और ये कब बात जो है वो सामने रखी जाएगी। अपनी अपनी पार्टियों की डफली बजाने के लिए लोगों के हितों को भूल करके इस समय जो है वो राजनीति की जा रही है, और वो राजनीति भी अपनी पॉलिटिकल पार्टियों का इनका कोई भी अस्तित्व अब धीरे धीरे से जो है वो खत्म हो रहा है। क्योंकि कोई अपने बेटे के मोह में है, कोई अपने पिता के मोह में है, कोई अपने पुत्री के मोह में है। तो ये पारिवारिक राजनीति जो है ये कब तक चलेगी, इससे मेरा देश जो है वो कितना आगे बढ़ेगा, इसके लिए मैं चिंतित हूँ। चलिए अंकुश जी, आपके पास आने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं।